हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश कुमार है। 11वीं कक्षा भूगोल विषय में आप सभी का स्वागत है। हमारी बुक चल रही थी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए हम ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। तो पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के तौर पर महासागरों और महाद्वीपों के बारे में जाना था, और हमने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के की इंट्रोडक्शन की थी। तो हमने सबसे पहले कॉन्टिनेंट के बारे में जाना था। तो यहीं पर ही हम कॉन्टिनेंट की भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है एशिया का है, ये वाला यूरोप, और ये वाला हिस्सा जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला हिस्सा अंटार्कटिका का है। ये अब कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा प्रशांत महासागर, और ये वाला भी प्रशांत महासागर। ये वाला हिस्सा जो है अंध महासागर, और ये इंडियन ओशियन है। और इसके नॉर्दर्न साइड में आर्कटिक ओशियन है या उत्तरी ध्रुव महासागर है। आशा करता हूँ महासागरों और महाद्वीपों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल चुकी होगी। तो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ये एंड बिल्कुल साथ में मिल गया है, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो चलिए हम चलते हैं पहली थ्योरी के ऊपर। तो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी हम पढ़ रहे थे, जो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, और जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है आपके फाइनल एग्ज़ाम में। तो ये एक मौसम विज्ञानी थे, जिन्होंने अपनी स्टडी में पाया विश्व में गर्म इलाकों में बर्फ़ के निशान या बर्फ़ के जमाव, उनके निशान जो है देखने को मिले इनको। और जो ठंडे इलाके हैं उन क्षेत्रों में कोयले के निक्षेप देखने को मिले। तो जिनसे प्रेरित होकर इन्होंने थ्योरी दी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो जब ये थ्योरी दे रहे थे या उन्होंने दो संभावनाएं देखी। पहली तो पृथ्वी अपनी जो उनकी दैनिक गति है उनमें अगर परिवर्तन करे, या उनमें अगर कोई परिवर्तन हुआ हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये एक यूनिवर्स जो भौतिक नियम है उनको बिल्कुल खिलाफ है, तो ऐसा मुश्किल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरी इसने संभावना व्यक्त की, हो सकता है जो जलवायु कटिबंध है उन्होंने अपना स्थान परिवर्तन किया हो। तो इनके पक्ष में ये प्रमाण प्रस्तुत करने लगे। तो इन्होंने थ्योरी दी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आगे हमने चर्चा की थी पैंथलसा और पैंजिया के बारे में। जो संपूर्ण स्थलीय भाग था इसका नाम दिया गया पैंजिया, और ये वाला भाग जो है इसका नाम दिया गया पैंथलसा। पैंजिया का मतलब है संपूर्ण स्थल, और पैंथलसा का है संपूर्ण जल। और उसके बाद हमने पढ़ा था लरेशिया का हिस्सा ये है, और गोंडवाना ये दक्षिण वाला गोंडवाना का हिस्सा है। इस तरीके से पूरी की पूरी धरती को बांट दिया गया। आगे हम चर्चा करते हैं। इन्होंने ये जो विखंडन है, विभाजन है, वैगनर के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था कार्बोनिफेरस युग में। तो वैगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ बातें कही। उनमें से हाँ जी, तो वैगनर ने अपने इस सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए, कुछ एविडेंस दिए। अब उन एविडेंसों में हम चेक करते हैं। तो पहला एविडेंस है महाद्वीपों में साक्ष्य। देखिए, कोई भी बात को हम अपनी प्रमाण करने के लिए एविडेंस ही दे सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं। तो ये पहला इनका प्रमाण था महाद्वीपों में साम्य अवस्था। तो अवस्था यहाँ पर नहीं लिखा गया, व्यवस्था। जिग्सा फिट ये आ सकता है आपके क्वेश्चन में, साम्य स्थापन या साम्य व्यवस्था, ये इस प्रकार का कुछ लिखा हुआ हो सकता है।
तो ये साम्यावस्था क्या है? अगर हम धरती को, ये अफ्रीका है, आपने देखा होगा अफ्रीका का शेप इस तरह का है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप और ये दक्षिण अमेरिका है। अगर हम इनकी बाउंड्री को ज्वाइन करें तो एकदम से फिट हो जाती है। तो इसी को ही नाम दिया गया है जिग्सा फिट, साम्य स्थापन या साम्यावस्था। तो इस तरीके से अगर हम इन स्थलीय भागों को आपस में मिलाते हैं तो पूरी तरह से फिट बैठ जाएंगे, और इनकी शेप से भी आप ये अनुमान लगा सकते हो। तो ये इसका पहला प्रमाण था। दूसरे एविडेंस के ऊपर चलते हैं हम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो इन्होंने एविडेंस प्रस्तुत किया वो ये था, महासागरों के पार की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में आयु में समानता है। हम हमारे पास एक रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण की एक विधि है। इस विधि के माध्यम से हम किसी भी वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट की हम आयु निर्धारित कर सकते हैं। तो रेडियो मैग्नेटिक जो है डेटिंग, इसके माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इस धरती के ऊपर उनकी एज जो है वो तय कर सकते हैं। तो जब हम जिग्सा फिट में जो एरिया हमने मिलाए थे तो उनकी अगर हम एज, स्ट्रक्चर, इनको अगर जब हम मिलाते हैं तो ये एकदम एक जैसे देखने को मिलते हैं। अब ये चट्टानें और ये चट्टानें एक जैसी देखने को मिलेंगी। इसी तरह ही ये वाली ज्वाइंट भी हो जाएंगी और एक ही प्रकार की नेचर की देखने को मिलेंगी। इसी तरह से ये चट्टानें भी। तो ये भी तय करता है कहीं न कहीं इनके इन दोनों ही भूभागों के बीच में कभी न कभी ये ज्वाइंट रहे होंगे। तो भिन्न भिन्न कालों की ये पर्वतमालाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो उनकी जो बड़ी हुई श्रृंखलाएं हैं, चाहे वो कलोनियर, हर्सियन, अल्पाइन, किसी भी प्रकार का जुरासिक काल के निक्षेप कुछ देखने को मिलेंगे, तो इनमें काफ़ी समरूपता है। ये जो कोस्टल एरिया है, तटीय भाग है, इनके इस पोर्शन में आपको बहुत सारे मेल जो है एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो इनकी जो चाहे चट्टानें हैं, उनके स्ट्रक्चर हैं, उनकी बात करें, चाहे पर्वतमालाओं के आगे बढ़े हुए भाग हैं, तो वो जब हम मिलाएंगे तो एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये दोनों हिस्से कभी न कभी आपस में ज्वाइंट थे। अब देखिए ये मैप के ऊपर भी दिखा रखा है इन्होंने, जियोलॉजिकल ये एक मैप है। इसमें आपको ये कलर में जो दिख रहा है, तो इस कलर में ये चट्टानें यंग है जो एक जैसी हैं, और जबकि ये येलो कलर में जो दिख रहा है तो ये वाली काफ़ी ओल्ड है चट्टानें जो एक जैसे इस बेसिन में एक जैसी मिल रही हैं। तो इससे भी हम अनुमान लगा लेते हैं भी ये दोनों पोर्शन आपस में मिले हुए थे। ठंडे इलाकों में जब बर्फ़ जो है एक ग्लेशियर के रूप में से आगे प्रवाहित होती है, तो उस प्रवाह का जो ज़मीन के ऊपर आपको उनके निशान देखने को मिलेंगे। इसी तरह के निशान जिसे हम टेलाइट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टेलाइट, टेलाइट कहते हैं। तो इस तरह के टेलाइट के निक्षेप जो हैं वो भी आपको जो गर्म इलाके हैं उन क्षेत्रों में मिलेंगे, जैसे कि अफ्रीका में तो पूरी तरह से गर्म इलाका है, फॉकलैंड द्वीप हैं, ट्रॉपिकल एरिया में मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में आपको बर्फ़ के निशान जो है चट्टानों के ऊपर मिलेंगे। और ये गोंडवाना क्षेत्र का ही हिस्सा रहा है, जो काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा माना जाता है भी ठंडे क्षेत्र में या हिमानी निर्मित क्षेत्र में ये रहे हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं भी ये हिस्सा जो है जो आज गर्म इलाके में स्टेबल है, और कभी न कभी ये ठंडे इलाके में या पोल के ऊपर भी ये हिस्सा जरूर रहा होगा। इसी तरह से ही प्लेसर निक्षेप जो हैं वो भी इस सिद्धांत को प्रूफ करते हैं। अब घाना में कुछ क्षेत्रों में सोने के निक्षेप देखने को मिलते हैं, जबकि वहाँ पर सोने की जो ऑर्जिनिटी की उद्गम क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वो उपस्थित नहीं हैं, और जबकि वो उपस्थित हैं ब्राज़ील में, ब्राज़ील के तट के ऊपर। तो और दोनों की एज एक है, तो इससे भी पता चलता है, ये प्लेसर निक्षेप जो है ये भी बताते हैं
भी यहाँ पर जो आपस में ये स्थान जुड़े हुए थे। जैसे ये घाना का तट है और ये आपको ये वाला हिस्सा आपको ब्राज़ील का तट का मिलेगा। तो इनके जो निक्षेप, ये सोने की शिलाएँ यहाँ से निकल रही हैं, तो उनके जो निक्षेप है वो आपको घाना के तट पे भी देखने को मिलेंगे। तो इससे भी हम अनुमान लगाते हैं ये हिस्सा आपस में कभी न कभी जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जीवाश्मों का वितरण। यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो आपको प्रत्येक कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं और उनका टाइम पीरियड भी एक है, उनकी प्रजाति भी सेम है, लेकिन उनकी जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हमें व्याख्या करें तो उसमें थोड़ी असमंजस की स्थिति देखने को मिलती है। तो फिर भी काफ़ी हद तक वैगनर महोदय ने इन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। अब जैसे कि उन्होंने कुछ जीव जंतु अंडरलाइन किए हैं, जैसे एक है लमूरिया। तो ये एक प्रकार का जीव है था और जो आपको भारत, मेडागास्कर, मेडागास्कर बिल्कुल अफ्रीका के पश्चिम की तरफ एक बड़ा हुआ भाग है, अफ्रीका, इन 3 स्थल खंडों को जोड़ने से बनता और वहाँ पर ये जीव डिस्ट्रीब्यूट था, जिसे नाम दिया गया है लमूरिया। इसी तरीके से मेसोसोरस, ये रेंगने वाले जीव थे जो आपको दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील के इरावर शैल समूह में मिलते हैं। ये दोनों आज एक जो दोनों ही क्षेत्र आज एक दूसरे से लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और बीच में एक महासागर विद्यमान है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं ये क्षेत्र जो है कहीं न कहीं आपस में मैच करते थे। तो ये कुछ 5 के करीब इन्होंने हम प्रूफ दिए हैं। प्रूफ तो और भी हैं, लेकिन हम इतने की ही चर्चा करेंगे। आगे चलते हम प्रवास संबंधी जो बल हैं, ऐसी कौन कौन सी फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस के साथ ये जो पृथ्वी के ऊपर जो महासागरीय भाग हैं और महाद्वीपीय भाग हैं, ये वर्तमान सिनेरियो में आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवास संबंधी बल। 2 प्रकार के हैं, एक है पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग फोर्स, पोलर फ्लाइंग फोर्स, और दूसरी है टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। तो अगर हम पेंजिया के अलग होने की बात की चर्चा करें तो उसमें पहली फोर्स है पृथ्वी का घूर्णन बल। और पृथ्वी के घूमने की वजह से पृथ्वी का जो सेंटर का पोर्शन है, भूमध्य रेखा है, वहाँ से पृथ्वी बाहर की तरफ उभरी हुई है और ध्रुवों पर ये थोड़ी संकीर्ण है, अंदर की तरफ धंसी हुई है। तो पृथ्वी की जो शेप एक्चुअल में बनती है वो कुछ इस प्रकार की है। भूमध्य रेखा यहाँ पर है, भूमध्य रेखा से ये थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई है, और जबकि पोल के ऊपर ये पोल है तो पोल पे ये अंदर की तरफ धंसी हुई है। तो इस तरीके से जो इसकी जो सेंटर की जो फोर्स है, पृथ्वी की रोटेशन की वजह से इसके सेंटर से बाहर की तरफ मैटर अट्रैक्ट होता है, तो उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर जो क्रस्ट है उसमें मूवमेंट शुरू होगी। तो इसी बल को ये बल जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर, अंटार्कटिका, इन जो है भूभागों का निर्माण करने में सक्षम रहा है। तो पृथ्वी के पहली जो है इसका जो फोर्स है पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर पेंजिया में प्रवाह हो पाया। और दूसरी है ज्वारीय या प्लवनशीलता बल। ज्वारीय बल क्या है, टाइडल फोर्स क्या है? अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी के ऊपर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के ऊपर जल को बाहर की तरफ अपनी ओर खींचता है। इसी को जो है ज्वारीय बल या प्लवनशीलता बल कहा गया। और वैगनर का मानना है ये बल जो धरातलीय पोर्शन है, स्थलीय भाग है, उनको भी ये पुश करने में या उनको भी अपनी तरफ खींचने में सक्षम रहा है। और इस बल की वजह से भी क्या हुआ है,
पृथ्वी के ऊपर जो स्थलीय भाग हैं वो पैंजिया अलग अलग होकर मूवमेंट में आ गया। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की अगर हम आलोचनाओं की बात करें तो अगर हम इनके जिग्सा फिट की बात करें, जो भौगोलिक आलोचना ज्योग्राफिकल क्रिटिसिज्म है, तो वो भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। ब्राज़ील और गिनी के तट पर को अगर जब हम मिलाते हैं तो 15 डिग्री का विशेष अंतर उसमें देखने को मिलता है। और मध्य अटलांटिक कटक जो है, ये दोनों ही हिस्सों को जोड़ने में एक बाधक के रूप में आज दिख रहा है। तो जो ये वैगनर ने इन बातों को स्पष्ट नहीं किया। और इसी तरह से ही इन्होंने एक और विरोधाभास वाली बात कही है। इन्होंने कहा था सियाल जो रूपी महाद्वीप है और साइमा रूपी जो महासागरीय सतह है, तो साइमा के ऊपर सियाल तैर रहा है, तो ऐसा कुछ इन्होंने कहा था। तो लेकिन दूसरी ओर इन्होंने ये भी बता दिया कि जो तलछट जमे हुए हैं उनके जमाव पर दबाव पड़ने की वजह से वलन पड़ जाते हैं। तो इस बात को भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया। एक ही बात को ये दो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। इसी तरीके से जब हम अटलांटिक तटों की संरचना और स्तर का विन्यास देखते हैं तो उसमें भी कुछ आंशिक सी समानताएं देखने को मिलती है। पूरी तरह से ये आपस में पूर्ण रूप से नहीं जुड़ता है। उसके बाद हम बात करें, अगर हम गुरुत्वाकर्षण जो टाइडल जो फोर्स है या ज्वारीय बल जो है वो इतनी उनमें शक्ति नहीं है वो इतने बड़े लैंड मास को हिला सके। तो अगर वो हिलाएंगे तो उसके लिए लगभग वर्तमान स्थिति से 10 लाख ज़्यादा गुना गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए। तो ये भी तथ्य जो है पूरी तरह से संभव नहीं हो सकता। और जैविक आलोचना की बात करें तो जो भी जीवाश्य परिमाण मिले हैं तो वो आंशिक रूप से ही परिणाम है, पूरी तरह से स्पष्ट उनको हम नहीं देख कह सकते। नेक्स्ट, अगर पूरा जल वायु की आलोचना करें तो प्लास्टो क्लाइमेटोलॉजिकल जो क्रिटिसिज्म है, एक वैज्ञानिक था स्टीयर्स। अब इनका मानना था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था जो ये टेलाइट आप भूमध्य रेखा के ऊपर बता रहे हो तो उसमें वो प्रत्येक हिस्से पे होने चाहिए, जबकि वो कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उसके निक्षेप आपको हिम युगन निक्षेप देखने को मिलते हैं। तो ऐसा है तो ये पूरी तरह से पूरे क्षेत्र के ऊपर होने चाहिए, जबकि आप कुछ क्षेत्रों की ये बात कर रहे हो, तो ये भी पूरी तरह से निरर्थक बात लगती है। वैसे अगर हम इस सिद्धांत के महत्व की बात करें तो इसमें बहुत सारी विसंगतियां हो सकती हैं जिनके वैगनर महोदय आंसर नहीं कर पाए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी महत्ता को कम नहीं किया जा सकता। इनकी इस सिद्धांत की महत्ता आज भी बनी हुई है। और जो सर्वमान्य आगे नेक्स्ट सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का नाम दिया गया है, तो उस सिद्धांत के लिए इसने बेस का काम किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपकी फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमारी थ्योरी थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तब तक जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपने बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।